नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में किसी भी देश में मुसलमानों की समस्या हो, उसका इम्पैक्ट भारत में दिखाई पड़ता है। भारत के मुसलमानों ने मान लिया है कि उनको भारत से, सरकार से या फिर भारत के नीतियों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों की समस्या के साथ आगे बढ़ना है, मुसलमानों की समस्या का यहां पर प्रभाव डालना है और हंगामा, प्रदर्शन, बवाल पैदा करके भारत सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करनी है, जो कि पिछले 70 साल से किया जाता रहा है। लेकिन इस बीच जो स्थितियां बदली, तो ऐसी बदली कि जहां जहां ये ईरान वार को लेकर जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे भारत के अंदर, उन सारे प्रदर्शन में उन्हीं जगहों पर ये सफल हो पाए जहां पर गैर भाजपा शासित प्रदेश है। यानी पश्चिम बंगाल में ये थोड़े सक्सेस हो पाए। उन जगहों पर जो खामनेई समर्थक गैंग प्रदर्शन कर रहा था और उसमें ट्रंप से लेकर नेतन्याहू तक सबके फोटो पोस्टर लगाकर जूतों तले रौंद रहा था, वहां पर पश्चिम बंगाल की पुलिस कुछ कर नहीं पाई। कर्नाटक में वो आंशिक तौर पर सफल रहे, तमिलनाडु में सफल रहे, केरल में भी केवल प्रोटेस्ट नहीं हो रहा बल्कि कई जगह पर तो वहां प्रदर्शन के साथ साथ सेमिनार हो रहे हैं। ये सपोर्ट करने की बात की जा रही है और भारत सरकार के ऊपर प्रभाव डालने की, एक दबाव कि नहीं सरकार की नीतियां ईरान समर्थक होनी चाहिए, चाहे ईरान के समर्थन से भारत की कूटनीतिक व्यवस्थाएं किसी तरीके से प्रभावित ही क्यों न हो। चाहे भारत को पूरे खाड़ी देशों में, यानी सऊदी अरब से, यूएई से या फिर बहरीन से, कतर से, जहां से हम तेल और गैस का सबसे ज्यादा आयात करते हैं, उन देशों के साथ संबंध खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन अमेरिका ईरान के साथ ये चल रहे युद्ध में हमें ईरान का सपोर्ट करना चाहिए। भारत न ईरान का सपोर्ट कर रहा, न ही इजराइल या अमेरिका का कर रहा। इजराइल के साथ हमारे ज्यादा बेहतर संबंध है और अमेरिका के साथ अभी संबंधों में ऐसी स्थिति आई है कि कभी थोड़ा ठीक, कभी थोड़ा खराब, क्योंकि ट्रंप ने जैसे अपनी व्यवस्थाएं बदली और भारत के खिलाफ एक गुस्से में भरा हुआ एक जहरीला रणनीति अपनाई है, उसके बाद से अमेरिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन इन प्रदेशों के अलावा सबसे ज्यादा जो इसका इंपैक्ट दिखाई पड़ता है ये जम्मू कश्मीर में। कश्मीर ये श्रीनगर के आसपास के इलाके और घाटी का क्षेत्र जहां मुसलमानों की संख्या 90% से ज्यादा है। कुछ हिंदू थे जिसे भगा दिया गया और अभी छिटपुट तरीके से कुछ छिप छिपा कर रहते हैं। लेकिन वहां पर प्रोटेस्ट प्रदर्शन का हाल ये कि ये शिया सुन्नी के विवाद वाले क्षेत्र में भी शिया सुन्नी एक नजर आते हैं। यहां खामनेई का समर्थन केवल शिया नहीं कर रहा बल्कि सुन्नी भी कर रहा है। महबूबा मुफ्ती बार बार उस प्रदर्शन के लिए प्रवोक कर रही हैं, दिल्ली तक आई, अलग अलग क्षेत्रों में गई और ये सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी की। यहां तक कि अब्दुल्ला परिवार ये भी कम नहीं है, इन लोगों ने भी कॉन्स्पिरेसी की। सरकार इसकी है, उमर अब्दुल्ला सीएम है, लेकिन फिर भी ये सरकार की नीतियों के साथ, जिसके पास संवैधानिक पद है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि दिल्ली में बैठे विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री देश में हो रहे इस सामान्य क्राइसिस को लेकर कितने चिंतित हैं और किन देशों के साथ क्या स्थितियां चल रही है, कैसे इस क्राइसिस से भारत को बचाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान बदहाली की स्थिति में है, बांग्लादेश भारत पर निर्भर होता जा रहा है और उसने सरेंडर कर दिया। बांग्लादेश की स्थिति यही है कि आज वो सरेंडर कर चुका है। जब से वहां रिजीम चेंज हुआ, सरकार बदली, रहमान प्रधानमंत्री बना, उसके बाद से स्थितियां बदल चुकी है। अभी बांग्लादेश का इंटेलिजेंस चीफ भारत आया मिलने के लिए और भारत के सुरक्षा एजेंसियों के साथ बांग्लादेश की स्थितियों को साझा किया। ये जब से यूनुस आया था उसके बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि बांग्लादेश का सिक्योरिटी हेड
इंटेलिजेंस हेड भारत के दौरे पर आया, इसी को कूटनीति कहते हैं। क्योंकि कूटनीतिक जीत भारत ने उस बांग्लादेश के ऊपर दर्ज की जो कि पाकिस्तान के गोद में फिर जाने वाला था, और वहां से आतंकवादी हमले फिर भारत में ये बांग्लादेश बॉर्डर के इलाकों से भी घुसपैठ बढ़ती। अभी तो घुसपैठ वो बांग्लादेश के वो लोग भागकर आता है जिसे भारत में ही बसना है, वो फिर आतंकवादी आता हमला करने के लिए, जो ये कूटनीति है प्रधानमंत्री मोदी की। लेकिन फिर भी श्रीनगर में हंगामा तो चल रहा था, और हंगामा चल रहा है तो इन लोगों को एहसास नहीं था इस बात का कि अभी श्रीनगर में सत्ता दो तरह से चल रही है, यूनियन टेरिटरी है, पूर्ण राज्य नहीं मिला हुआ है। और जो वहां पर मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, आजकल वो भी खुद ही डरा हुआ है कि कब क्या हो जाएगा पता नहीं। वो पावर शेयरिंग की बात तो कर रहा, स्पष्टता की बात कर रहा है, लेकिन डर उसको इस बात का भी है कि हमारी कुर्सी भी खिसक जाएगी अगर इन लोगों ने ज्यादा हंगामा किया तो। और फारूक अब्दुल्ला की स्थिति तो यह है कि आफ्टर शॉक से गुजरते हुए ये फारूक अब्दुल्ला घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी व्यवस्था की गई ये जुमे की नमाज, जिसको अलविदा जुमा कह रहे थे कि ईद से पहले जुमा जो आखिरी जुमा है उसकी नमाज अदा की जाएगी। और वहां पर कॉन्स्पिरेसी चल रहा था, सरकार ने पिछले कुछ समय से ही, यानी कि केंद्र सरकार की बात हो रही है, एलजी वहां पर एक्टिव है और सारे मस्जिदों को का सर्वे किया गया था कुछ समय पहले इसी बात को लेकर, और कहा गया था जितने इमाम हैं मस्जिदों में, जितने मुफ्ती हैं, ये सब अपना अपना कॉन्टेक्ट नंबर देगा, आधार कार्ड देगा, अकाउंट नंबर देगा, यानी उसके मोबाइल का नंबर, उसके अकाउंट का नंबर, ट्रांजैक्शन जो हो रहा है उसके अकाउंट में, इसकी जानकारी सरकार को होना चाहिए। क्योंकि कश्मीर के अंदर मस्जिदों से ही आतंकवाद को पनपने वाली व्यवस्थाएं चल रही थी, और इसलिए जुमे की नमाज से पहले सरकार ने एक एक्शन लिया। मीरवाइज उमर फारूक जो हेड क्लरिक है, हेड प्रिस्ट माना जाता है ये जामिया मस्जिद का, और जामिया मस्जिद को पर ताला लगा दिया गया। छटपटाने लगी ये महबूबा मुफ्ती, चीखने चिल्लाने लगी कि ये कैसे हो सकता है कि श्रीनगर में अलविदा जुमे की नमाज से पहले मस्जिदों में ताला लगा दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। ये सारे चीखने लगे। अब्दुल्ला परिवार भी यही कर रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जब फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाई गई थी तो उस समय भी वो सिक्योरिटी एजेंसी के ऊपर तो सवाल उठा रहे थे। जिसने जान बचाया उसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अल्लाह के करम से बच गए, उन्होंने ही बचा दिया। ये सिक्योरिटी वाले जो बगल में खड़ा था, जिसने गोली चलाने से पहले एक्शन लिया और जिसके कारण गोली फारूक अब्दुल्ला को नहीं लगी, पास से गुजर गई, लेकिन फिर भी ये लोग उन लोगों के खिलाफ हैं, साथ नहीं हैं। ये लोग भी हो हल्ला हंगामा कर रहे थे। और मीरवाइज उमर फारूक ये तो ऐसा कॉन्स्पिरेटर है कि ऐसे समय में सबसे पहले इसी को हाउस अरेस्ट किया जाता है, और उसके हाउस अरेस्ट करने से महबूबा भी परेशान, अब्दुल्ला परिवार भी परेशान। उसने तो आरोप लगाया कि पूरे दिन हम लोग इंतजार करते रहे कि जामिया मस्जिद कब खुलेगी और उसके बाद इसमें हम लोग जाकर नमाज अदा करेंगे। नमाज अदा करने से किसी को समस्या नहीं है, आप नमाज अदा करो, लेकिन उसके बाद क्या करते हो, तकरीर होती है। और जुमे की नमाज में जो तकरीर होती है, ये तकरीर सामान्य नहीं है। ये तकरीर वो है जो ये मजहब के नाम पर उन्माद पैदा करता है, और इसलिए हर जगह पर जिन मस्जिदों में ये जुमे की नमाज अदा की जाती है और वो उस पूरे क्षेत्र के लोग जो वहां पर इकट्ठा होते हैं और वहां का मौलाना जो तकरीर करता है, इसके लिए तो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि उस तकरीर में ये लोग हिंदुओं के खिलाफ नफरत पैदा करता है, काफिर की बात करता है, और फिर इन लोगों के अंदर जहर भरता है कि देखो ये देश हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का है, यहां पर तुम हो तो फिर इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, डेमोग्राफी चेंज करनी पड़ेगी, डेमोक्रेसी को प्रभावित करनी पड़ेगी, जनसंख्या बढ़ाओ, भारत में इस्लामीकरण का झंडा लहराओ, इस्लामिक किलेबंदी करो, अलग अलग क्षेत्रों में रहो और जिस जगह पर रहो वहां से हिंदुओं को भगाओ, किसी तरीके से ट्रैप में लाओ,
चाहे लव जिहाद ही करना क्यों न पड़े। ये सारे प्रोपेगेंडा और कॉन्स्पिरेसी इन्हीं मस्जिदों से चलता है। इसलिए अगर कश्मीर की बात आएगी तो एक कॉन्स्पिरेसी तो बड़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए सरकार ने इन मस्जिदों पर ताला लगवा दिया कि नहीं, ये जुमे अलविदा जुमे की नमाज आप लोग वहां नहीं जाओगे पढ़ने। और उमर फारूक को सीधे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। पिछली बार भी हाउस अरेस्ट हुआ था। हाउस अरेस्ट तो ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला भी हुआ था। ये गुपकार गैंग के लोग ये सारे मिलजुल कर अभी ये कोशिश कर रहा था कि ईरान वार में कश्मीर को फिर से जलाया जाए, क्योंकि लद्दाख में प्रोटेस्ट की बात चल रही थी। इधर सोनम वांगचुक की सजा खत्म कर दी गई। सरकार ने अपने स्पेशल पावर का उपयोग किया कि नहीं, बहुत पूछताछ हो गई, इसकी कॉन्स्पिरेसी सामने आ गई है, धमकियां मिली, टॉर्चर हुआ, अब ये लाइन पर आ गया है, इसलिए इसे भेजा जा रहा है, जाओ लद्दाख को संभालो। और इस बार भी प्रोटेस्ट हंगामा हुआ तो बच नहीं पाओगे, ये उसको सबक सिखाया गया। लेकिन ये कश्मीर में इन लोगों को भी सबक सिखाया जा रहा है। गुप्कार गैंग को जिस तरीके से अमित शाह ने ठोकाई की है, जिस तरीके से ठोका है, उससे ये पूरे के पूरे गैंग में खलबली इस बात की मची है कि अब अगला नंबर किसी और का भी आ सकता है। हिंदू भी एक्टिव हो चुके हैं और वो जो फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई हुई, जैसे ही गोली कांड खत्म हुआ उसके बाद ये जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के कारण उनके खिलाफ जो जांच चल रहे थे, 113 करोड़ के हेरा फेरी 43 करोड़ इन लोगों ने लूटे थे उसमें से, उस पर सीधे गिरफ्तारी वारंट इनके पास भेजा गया, नॉन अवेलेबल वारंट। लेकिन इन्होंने मेडिकल इमरजेंसी का हवाला दिया कि नहीं बीपी बढ़ा हुआ है, हार्ट रेट है जो फ्लक्चुएट कर रहा है, संतुलन नहीं है शरीर में, शुगर बढ़ जा रहा है, ट्रेवल नहीं करने के लिए डॉक्टर ने बोला। ये अगर जाते हैं कोर्ट में, अगर इसकी गिरफ्तारी होती है और कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा। हालांकि इसीलिए मजिस्ट्रेट कोर्ट से जो नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ था उसे कुछ समय के लिए वापस ले लिया गया है, लेकिन बचेगा नहीं। ईडी सीबीआई सब पीछे पड़ी है और इन लोगों ने जो पिछले 60-70 सालों से कश्मीर के अंदर पाप किए हैं उसका घड़ा भी भर चुका है। और अब इन लोगों को धीरे धीरे करके ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी औकात क्या है और कश्मीर में तुम महाराजा बनने की कोशिश न करो, क्योंकि ये भी भारत का इंटीग्रल पार्ट है और इसमें तुम्हें अलग से कोई सुविधाएं नहीं मिलेगी। इसलिए आजकल यहां कश्मीर के अंदर बड़ा बवाल चल रहा है, अंदर खाने में बाहर आने की हिम्मत नहीं है। लेकिन अब्दुल्ला परिवार हो, महबूबा मुफ्ती का परिवार हो, या फिर जो दूसरे और हैं उमर फारूक की तरह लोग, ये सारे लोग इकट्ठा होकर कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पर दबाव बनाया जाए, लेकिन वो दबाव बन नहीं पा रहा, इसलिए परेशानियां इनकी भी बढ़ती जा रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।